आज के टॉपिक में जो पढ़ेंगे वर्णमाला का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने पिछली क्लास में आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो कराए थे टॉपिक वाइज, उसमें आज आपको आगे के क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो इसमें आज का क्वेश्चन है पहला, पै फै बै भै में व्यंजन होते हैं। तो पै फै भै जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं आपके। ठीक है, देखिए जो पै फै भै व्यंजन होते हैं तो दंतीय व्यंजन की बात करूँ, दंतीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके यहाँ पर। अगर दंतीय व्यंजन की बात की जाए पहले ऑप्शन में क्या आपका दंतीय है, तो दंतीय में आपका क्या आता है, तय आता है। ठीक है, थ आता है, द आता है, ध आता है और न आता है। ठीक है, तो दंतीय तो ये है नहीं। ठीक है, तो दंतीय तो ये है नहीं। उसके बाद तालव्य देख लेते हैं, तालव्य में क्या क्या आते हैं हमारे। तालव्य की अगर बात करूँ तो तालव्य में जो आते हैं हमारे, अगर तालव्य व्यंजन देखें तो तालव्य हमारा च आता है, ठीक है, छ आता है, ज आता है और झ आता है और उ आता है। तो तालव्य भी नहीं है हमारा। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं ओष्ठ्य। ओष्ठ्य की बात कर लेते हैं। ओष्ठ्य में जो आते हैं हमारे पै फै बै भै में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा व्यंजन, ओष्ठ्य हो गया। उसके बाद कंठ्य की बात करूँ तो कंठ्य में क्या क्या आते हैं हमारे व्यंजन। अगर कंठ्य की बात की जाए, जो कंठ्य में आते हैं तो वे आते हैं हमारे कै हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ और आपका ड़। तो इस चीज़ को नोट कर लेना। देखिए, तो ये कौन सा व्यंजन है हमारा, ओष्ठ्य व्यंजन है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओष्ठ्य व्यंजन में पै फै बै भै में आते हैं। दंती में आपके तै थ द ध न आते हैं। तालव्य में च छ ज हुए आते हैं। कंठ्य में क ख ग ड़ आते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसी तरीके से आपको सारी हिंदी करा रहा हूँ। मैंने पिछली क्लासों में आपको इसी तरीके से कराया है, तो इस चीज़ को नोट करते चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। देखिए, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया था आपको, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वे आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्स की बात करूं, जैसे हमने, ठीक है, क्षेत्र लिया तो इसमें क्या क्या मिला है हमारा, कै प्लस आपका इसमें से मिला होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लेना, ये कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद बात करूं जो आता है आपका, जो दो व्यंजन मिलते हैं, जैसे त्रय हो गया, तो त्रय में क्या क्या मिलता है आपका, तय प्लस आपका इसमें र मिला होता है। ठीक है, उसी बात ज्ञ की बात करूँ तो ज्ञ में क्या क्या मिला होता है हमारा, जय प्लस व मिला होता है। ठीक है, उसके बाद श्रेय आता है, तो श्रेय में क्या क्या मिला होता है हमारा, श्रेय, तो श्रेय में हमारा स प्लस आपका इसमें र मिला होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करूँ अंत्यस्थ व्यंजन क्या क्या होता है। देखिए, अंत्यस्थ व्यंजन की बात करूँ तो आपके अंत्यस्थ व्यंजन में क्या क्या आते हैं आपके, य र ल और आपका ब आते हैं। ठीक है, अल्प प्राण की बात करूँ तो अल्प प्राण में आपका जो आता है, यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर ले हाथों हाथी, अल्प प्राण की अगर बात करूँ तो अल्प प्राण में क्या क्या आता है आपका। ठीक है, अल्प प्राण, तो अल्प प्राण में जो आता है आपका प्रत्येक वर्ग का पहला, ठीक है, पहला, तीसरा और आपका पांचवा। तो पांच में जो आते हैं वो काय में आते हैं आपके अल्प प्राण में। ठीक है, ये व्यंजन जो आते हैं आपके पहला, तीसरा, पांचवा काय में आते हैं आपके अल्प प्राण में, जो भी व्यंजन इसमें आते हैं। ठीक है, उस वर्ग के व्यंजन क्या कहलाते हैं आपके अल्प प्राण। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। बाकी मैंने पीछे भी करा दिया है कौन कौन से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ महाप्राण की, तो महाप्राण में कौन कौन से आते हैं आपके, महाप्राण, तो महाप्राण में जो व्यंजन आते हैं आपके प्रत्येक वर्ग का आपका दूसरा व्यंजन, ठीक है, चौथा व्यंजन, चौथा और आपका चौथा व्यंजन जो आते हैं, वर्ण जो आते हैं, वर्ग के वर्ण जितने भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर भी नोट कर लेना। तो आंसर क्या है इसका, आंसर आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन इसका आंसर है। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन क्या है इसका आंसर है। ठीक है,
आंसर आपका संयुक्त व्यंजन है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, पूछा गया है एग्जाम्स में। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये भी आपका पूछा गया है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त क्या है, तो ये बताऊं मैं आपको, तो ये क्या होते हैं आपके स्वर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके स्वर होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त क्या होते हैं आपके स्वर होते हैं। अब स्वर कौन कौन से होते हैं मैंने आपको लिखवाया था, ह्रस्व, दीर्घ तीनों लिखवाए थे, स्वर होते हैं। तो ह्रस्व की अगर बात करूं, ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं आपके, देखिए ह्रस्व स्वर तो इसमें आता है आपका ए आता है, ठीक है, ई आता है और आपका ऊ आता है और आपका री आता है ह्रस्व स्वर में। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको दीर्घ स्वर भी कराया था। दीर्घ स्वर की अगर बात करूं तो दीर्घ स्वर में क्या क्या आता है आपका, बड़ा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गई, आपका बड़ा ऊ हो गया, आए हो गया, आए हो गया और आपका आओ हो गया। ठीक है, औ और औ हो गया। तो इन चीज़ को भी नोट कर लेना, क्योंकि मैं हाथों हाथ क्यों लिखवाते चल रहा हूँ, क्योंकि आपको आगे भी आसानी रहेगी इसको, ठीक है, करने में। जितना रिवीजन करेंगे हिंदी का उतनी ही आपकी अच्छी हिंदी होगी। ठीक है, प्लुप्त स्वर की बात करूँ तो प्लुप्त स्वर में कौन कैसे आते हैं आपके प्लुप्त, तो प्लुप्त स्वर की अगर बात की जाए तो प्लुप्त स्वर में जो आते हैं आपके, देखिए ह्रस्व और दीर्घ से भी जिसमें तिगुना समय लगता है, तो मतलब जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है, उच्चारण स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है, तिगुना समय लगता है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो इस तरीके से, ठीक है, तीन का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर नोट रखना। जैसे कि हम कहें आपसे ओम, ठीक है, तो ओम इस तरीके से लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं प्लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका एग्जाम्स में पूछा गया है लोअर भर्ती परीक्षा में। ठीक है, सघोष वर्ण कौन सा है, इनमें सघोष वर्ण की अगर बात करें तो सघोष वर्ण कौन सा है। देखिए अगर सघोष वर्ण की बात करूं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्र से कंपन होता है वो क्या कहलाते हैं आपके सघोष कहलाते हैं। ठीक है, तो सघोष मैंने आपको बताया था, अगर सघोष की पिछली क्लास देख लेना, मैंने उसमें वहाँ पर आपको सब करा रखा है। ठीक है, सघोष में क्या होता है, हर वर्ग का आपका तीसरा, ठीक है, हर वर्ग का तीसरा और आपका चौथा और आपका पांचवा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और आपका पांचवा व्यंजन जो होता है वो आपका क्या होता है सघोष होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन सघोष होता है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ सघोष कौन सा है, तो आपका बै, ठीक है, पै, उसके बाद फै, फिर बै तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा पहले नंबर पर जो भी आते हैं, अगर ये क्या हो गया आपका सघोष। अब एक होता है अघोष। ठीक है, तो इस चीज़ को याद, पिछली क्लास देख लेना, वहाँ पे मैंने आपको सब कुछ करा रखा है, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से, इसमें ऊष्म व्यंजन बताना, यही आपका लोअर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो ऊष्म व्यंजन की अगर बात की जाए तो ऊष्म व्यंजन होते क्या, देखिए ऊष्म व्यंजन आपका मैंने बताया था, जितने भी आपके देखिए स, ठीक है, आपका दूसरा स और आपका तीसरा स और आपका है, ये क्या होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ये क्या आपके ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, इनमें क्या होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के साथ साथ किसी स्थान से रगड़ खाकर निकले या ऊष्मा उत्पन्न करे, उन्हें हम ऊष्म या आपके संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, ऊष्म भी पूछ लेता है या आपका संघर्षी व्यंजन भी इन्हें हम
कहते हैं, ये भी पूछ लेता है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है। देखिए अगर अंत्यस्थ व्यंजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पहला विकल्प में अगर देखें तो से है क्या है हमारे, तो ये हमारे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, ये क्या है हमारे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, संघर्षी व्यंजन है। क्षय त्रय ग्रह से ये क्या हमारे संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ये क्या हमारे संयुक्त व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन हो गए क्षय त्रय ग्रह से। उसके बाद य र ल व जो होते हैं हमारे अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, य र ल व क्या होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। चय छः की बात करूं तो चय छः झ ये क्या होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इन्हें तालव्य भी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अगर आंसर की बात करें तो ऊष्म अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हमारे य र ल व अंत्यस्थ व्यंजन है। ठीक है, चलिए ये वीडियो के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया है आपका, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। देखिए अभी मैंने पीछे कराया आपको, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो ऊष्म व्यंजन क्या क्या होते हैं, तो से है जो होते हैं ये हमारे क्या हैं ऊष्म व्यंजन हैं। ठीक है, ये क्या हमारे हिंदी वर्णमाला में अगर बात करूं, देखिए हिंदी वर्णमाला में आपके कुल जो है 4 प्रकार के ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, कितने अगर प्रकार पूछे इनका तो ये 4 प्रकार के होते हैं, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, 4 प्रकार के ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन मैंने आपको पीछे ही बताया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनके बारे में मैंने पीछे करा दिया है पूरा वर्णमाला के बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्ण लिपियाँ हैं अगर उसकी बात की जाए तो कितनी आपकी 52 है। ठीक, कितनी है 52 है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर इसमें जो स्वरों की संख्या है, अगर स्वर की संख्या की बात करूं तो स्वर की संख्या कितनी है इसमें आपकी 11 है। ठीक है, स्वर में क्या क्या आते हैं आपके ए आ गया। ठीक है, ए आपका आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, आपका रिरी, रिरी, आए, आए, आओ और आपका आओ। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है, उसके बाद व्यंजन की बात करूं, व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके। ठीक है, तो व्यंजन में आपका पहला क्या आता है कै वर्ग। तो कै वर्ग में क्या क्या आते हैं उसकी बात कर लेते थे। कै वर्ग में जो आता है आपका कै हो गया। ठीक है, उसके बाद ख हो गया, उसके बाद गै हो गया, उसके बाद घै हो गया, उसके बाद आपका ड़ हो गया। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई 5। ठीक है, कै वर्ग में कितने आते हैं आपके 5 आते हैं। तो यहाँ पे बाद में करूँगा, चलो पहले इसको लिख लेते हैं पूरा। उसके बाद चै वर्ग की बात करूँ, व्यंजन में चै वर्ग, तो चै वर्ग में क्या क्या आता है आपका चै हो गया। ठीक है, चै वर्ग में आपका चै हो गया, छ हो गया, जय हो गया, झ हो गया और आपका वह हो गया। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है 5 है। उसके बाद क्या आता है आपका टै वर्ग। टै वर्ग की अगर बात करें तो टै वर्ग में क्या क्या आते हैं आपके टै हो गया, ठ हो गया, ठीक है, ड हो गया और आपका ढ हो गया और ण हो गया। ठीक है, तो ये काय में आते हैं आपके टै वर्ग में। उसके बाद आता है आपका तय वर्ग। तय वर्ग की अगर बात करें तो तय वर्ग में क्या क्या आते हैं आपके तय हो गया, थ हो गया, तय थ द आपका ध हो गया, उसके बाद न हो गया। ठीक है, तय वर्ग के बाद आता है आपका पै वर्ग। ठीक है, पै वर्ग, तो पै वर्ग में कौन कौन से आते हैं आपके पै हो गया, फ हो गया, ब हो गया, आपका भ हो गया और फिर मैं हो गया। ठीक है, पै वर्ग के बाद अंत्यस्थ
क्या आता है आपका अंत्यस्थ व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज नोट कर लेना। उसके बाद क्या आता है आपका अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन। ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजन में अगर बात करूं तो क्या क्या आते हैं, तो अंत्यस्थ व्यंजन में जो आते हैं आपके य, र, ल और आपका व। ठीक है, ये क्या आते हैं आपके अंत्यस्थ व्यंजन में। उसके बाद इसमें होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। ठीक है, क्या होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो इन चीज को नोट करते चलना, आपके एग्जाम्स में ये सभी काम आने वाले हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन में क्या क्या आते हैं आपके स हो गया, स, आपका स और आपका है। ठीक है, ये क्या है आपके ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन हो गए। उसके बाद अयोग बहा की अगर बात करूं, अयोग बहा कौन से व्यंजन होते हैं, अयोग बहा, अयोग बहा। ठीक है, तो अयोग बहा में क्या क्या आते हैं आपके, देखिए अयोग बहा में जिनके ऊपर तो संयुक्त व्यंजन लिख लेते हैं उससे पहले। ठीक है, संयुक्त व्यंजन छूट गया यहाँ पर, संयुक्त व्यंजन लिखवा देता हूँ पहले मैं। ऊष्म व्यंजन के बाद क्या आएगा आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की बात करूं तो संयुक्त व्यंजन में क्या क्या आते हैं आपके छत्रय हो गया। ठीक है, आपका त्रय हो गया, आपका ज्ञ हो गया और आपका श्रय हो गया। तो ये काय में आते हैं संयुक्त व्यंजन में। उसके बाद अगर बात करूं अयोग बहा की, ठीक है, अयोग बहा, तो अयोग बहा में जो आते हैं, देखिए अयोग बहा में जिनके ऊपर बिंदी होती है सबका अंग हो गया। ठीक है, आपका अह हो गया। ठीक है, तो ये क्या है आपके अयोग बहा। एक होते हैं इसमें आपके द्विगुण व्यंजन। ठीक है, द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन में जो आते हैं आपके जिनके नीचे बिंदी होती है ढ और आपका ढ, तो ये क्या होते हैं आपके द्विगुण व्यंजन है। तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होती है, पूरी 52 होती है। ठीक है, 5 आपके ये हो गए, 5 आपके ये हो गए, 5 इनकी संख्या है। ठीक है, 5 ही इनकी संख्या है तय वर्ग की, 5 ही तय वर्ग की संख्या है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ अंत्यस्थ व्यंजन की, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। ठीक है, अयोग बहा की संख्या 2 होती है और द्विगुण की व्यंजन की संख्या आपकी 2 होती है। टोटल संख्या स्वर को मिला के इनको मिला कितनी होती है, 52 होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो आपको कुछ भी कै बार में पूछे तो भी कुछ भी पूछ सकता है, आपको सबको याद रखना है इनको। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी आपकी 52 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य स्वर है, तो मध्य स्वर इसमें कौन सा है उसकी बात की जाए। देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब मध्य स्वर की बात करो कि मध्य स्वर होता वो है जिसमें स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में, यहाँ पे लिख लेना थोड़ा, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है। ठीक है, जीभ का मध्य भाग काम करता है, मध्य भाग काम करता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका मध्य स्वर, तो मध्य स्वर उसे हम कहते हैं। ठीक है, चीज को नोट कर लेना। मध्य स्वर में क्या आता है आपका ए। ठीक है, तो मध्य स्वर किसे कहते हैं इसमें अगर देखा जाए तो ए आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कंठीय स्वर, कंठीय वर्ण कौन सा है। देखिए यहां पे बात करें कंठीय वर्ण की, तो कंठीय वर्ण क्या होते हैं, देखिए तो यहां पे अगर कंठीय वर्ण की बात की जाए तो कंठीय वर्ग देखिए पहले अगर ई और य और स की अगर बात करूं तो ये जो है इसमें अगर ई य स ये जो है आपके, ये क्या है आपके तालव्य है। ठीक है, ये क्या आपके तालव्य हैं ये तो। ठीक है, ए और है जो है आपका,
और विसर्ग जो होते हैं आपके कंठ्य बड़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? कंठ्य बड़ के अंतर्गत। ये तो आपका ऊपर का तालव्य में है। ठीक है, तालव्य। उसके बाद इसकी बात करूं तो ये आते हैं आपके कंठ्य में। ए और है जो आते हैं आपके कंठ्य में। इसमें क्या क्या देखिए, तालव्य में जो आते हैं अगर उसकी बात की जाए उसमें कौन कौन से आते हैं आपके, जैसे तालव्य में आते हैं आपके, देखिए ए आता है, ठीक है, आ आता है, ए आ है, और आपके विसर्ग सॉरी जो तालव्य में आते हैं, अगर उसकी बात, जो विसर्ग की बात कर रहा था मैं यहाँ पे, यानी कि कंठ्य वर्ण की बात कर रहा था, तो कंठ्य में जो आते हैं आपके क्या आते हैं? आपके ए आते हैं, ठीक है, और आपके आ आते हैं, ए आ और है, और आपका विसर्ग। ठीक है, मैं तालव्य की बात कर, तालव्य को बाद में बताऊंगा, पहले कंठ्य की। तो इसमें आपके क्या आते हैं? ए आ है, और जो विसर्ग आते हैं वो काय में आते हैं? आपके कंठ्य में। अगर तालव्य की बात करूँ, जो तालव्य में आते हैं, तो तालव्य में आपका ई हो गया, ठीक है, आपका बड़ी ई हो गया, यह हो गया, ठीक है, स हो गया, और आपका च वर्ग। तो च वर्ग ये जो आते हैं आपके तालव्य में आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लें यहाँ पर, ये आपके तालव्य में आते हैं। उसके बाद आगे यार बात करूँ इसकी, तो ये काय में आते हैं आपके? ये मूर्धन्य वर्ग में आते हैं। ठीक है, काय में आते हैं आपके? मूर्धन्य वर्ग में आते हैं, जिसे मूर्धा भी कहते हैं। ठीक है, मूर्धा भी कहता है या मूर्धन्य। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। मूर्धन्य में कौन कौन से आते हैं? तो मूर्धन्य में जो और भी वर्ण है उसकी बात करूँ तो इसमें आपका रेसी आता है, रीरी जिसे बोलते हैं, रीरी आता है, आपका स आता है, ट वर्ग आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, आपका ट वर्ग इसमें पूरा मूर्धन्य में ही आता है। उसके बाद ल से ल की बात करूँ तो ये जो आते हैं आपके, ये दंत्य वर्ण में आते हैं। ठीक है, ये काय में आते हैं? आपके दंत वर्ण में। तो दंत वर्ण में क्या क्या आते हैं आपके? देखिए, दंत वर्ण की बात करूं तो इसमें आपका स हो गया, ठीक है, तय वर्ग, स और तय वर्ग इसमें आपका इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो कौन से वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं, तो आंसर हो जाएगा कंठ्य वर्ण के, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रस्म का रूप है। ठीक है, ये जेईई की परीक्षा में पूछा गया है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो र प्लस रेम का रूप है। ठीक है, र प्लस में का रूप जो है वो क्या है? देखिए, तो रम की अगर इसकी बात की जाए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ मिरेका, तो मिरेका जो होता है तो मैं प्लस ऋषि। ठीक है, तो मेरा हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम इसकी मात्रा लगाते हैं, नीचे जो मात्रा लगाते हैं रह की वो इस तरीके से लगाते हैं। तो ये है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है? मैं प्लस ऋरी है ये तो। ठीक है, क्योंकि इसमें रह की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है। इसकी बात करूँ तो ये जो है मर्म आपका, तो देखिए आपका मैं, अगर इसकी बात करूँ तो ये क्या होता है आपका? रे प्लस आपका मैं। ठीक है, तो ये काय का रूप है? रे प्लस मर्म इसका रूप है, जो आंसर में आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसकी बात करूँ तो ये होता है आपका मैं प्लस रे। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? आपका ऑप्शन नंबर सी, रे प्लस मैं का रूप है मर्म का। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्र में पूर्ण वर्ण है। ठीक है, तो प्र में पूर्ण वर्ण की अगर बात करूं तो प्र में पूर्ण वर्ण कौन सा है? देखिए, प्र में जो पूर्ण वर्ण है, तो प्र में जो पूर्ण वर्ण है वो आपका र है। ठीक है, पूर्ण वर्ण क्या है आपका? यहाँ पर र है। अब र किस तरीके से है उसकी बात करूं तो प्र में जो पूर्ण वर्ण है वो आपका क्या है? र है। ठीक है, अब र कैसे है आपका? देखिए, अगर यहाँ पे हम देखें इसको तो क्या है? प प्लस र। ठीक है, तो प में क्या लगा हुआ है हमारा? यहाँ पर र लगा हुआ है। ठीक है, तो प प्लस र इसका पूर्ण होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा पूर्ण वर्ण है आपका? आंसर नंबर इसका बी इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उद्यान
का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। ठीक है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। अगर इसकी बात की जाए तो कौन सा है? देखिए, जो उद्यान होता है उसमें क्या क्या लिखते हैं हम? तो उद्यान, तो इसमें आ जाएगा आपका उद्यान की अगर बात करूं, उ प्लस द। ठीक है, उ प्लस द। तो यहाँ पे अगर बात करें उ प्लस द प्लस य। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर, सी आंसर इसका हो जाएगा। उ द य आ प्लस न प्लस ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उद्यान, तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि उ द प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस ए इसमें बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए के उच्चारण स्थान का नाम है। ठीक है, तो ए के उच्चारण स्थान की अगर नाम की बात करूं तो ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखिए, ए के उच्चारण स्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ए के उच्चारण स्थान को अगर देखें हम, तो ए का जो उच्चारण होता है मैंने आपको पहले भी कराया था। ठीक है, तो ये कंठ तालव्य से होता है। ठीक है, कैसे होता है आपका? कंठ तालव्य से ए के उच्चारण स्थान होता है। अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ कंठ वर्ण कौन से आते हैं, तालव्य कौन से आते हैं, मूर्धन्य। एक बार फिर आपको मैं इसका रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंठ वर्ण की बात की जाए, कंठ वर्ण में कौन कौन से आते हैं आपके? कंठ वर्ण, तो कंठ वर्ण में जो आते हैं आपके, क आ गया, ख आ गया, आपका ग आ गया, घ आ गया और ड़ आ गया। ठीक है, ए आता है, आ आता है। ठीक है, और आपका अंग आता है, अंग आता है, इसके ऊपर एक बिंदी होती है और आप जिसके ऊपर आपकी दो विसर्ग लगे होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, और आपका है हो गया। तो ये काय में आते हैं आपके? कंठ वर्ग में। ठीक है, उसके बाद आगे बात करूं तालव्य की, तो तालव्य में क्या क्या आते हैं? अगर तालव्य की बात की जाए तो तालव्य में आपका च हो गया, च वर्ग पूरा आता है। ठीक है, च छ ज झ व, ये हो गए। उसके बाद इसमें आता है आपका य स ई और आपकी बड़ी ई। ठीक है, तो ये काय में आते हैं आपके? तालव्य में। अब मूर्धन्य वर्ण की अगर बात करूं, मूर्धन्य वर्ण की, तो इसमें क्या क्या आते हैं? मूर्धन्य वर्ण, तो मूर्धन्य वर्ण में जो आते हैं आपके ट वर्ग आता है, ट ठ ड ढ। ठीक है, ट ठ ढ, आपका ड़, और इसमें आपका र और स। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद दंत्य वर्ण की बात करूँ, दंत्य वर्ण, तो दंत्य वर्ण में जो आते हैं आपके, अगर दंत्य वर्ण की बात की जाए, दंत्य वर्ण, तो दंत्य वर्ण में क्या क्या आते हैं? देखिए, जितना भी करा रहा हूँ सारा मोस्ट है, इसको नोट करते चलें। तो दंत्य वर्ण में आपके तय वर्ग आता है, तय हो गया, थ हो गया, त थ द ध और आपका न। ठीक है, और इसमें आपका ल और आपका स। ठीक है, ये काय में आते हैं? दंत्य वर्ण में। उसके बाद ओष्ठ्य वर्ण की बात करूं, जो ओष्ठ्य वर्ण में आते हैं, अगर ओष्ठ्य वर्ण की बात की जाए, ओष्ठ्य वर्ण, तो ओष्ठ्य वर्ण में जो आते हैं आपके प वर्ग, प फ ब। ठीक है, प फ ब भ और आपका मैं, और इसमें आपका ऊ और बड़ा ऊ दोनों इसमें काय में आते हैं आपके? ओष्ठ्य में। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद कंठ तालव्य की अगर बात करूं, तो कंठ तालव्य में आपके क्या क्या आते हैं? देखिए, यहाँ पे अगर कंठ तालव्य की बात की जाए, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, तो कंठ तालव्य में जो आते हैं आपके अय और अय आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लेना। कंठोष्ठ्य वर्ण की बात करूं, उसके बाद इसमें एक कंठोष्ठ्य पूछ लेता है, तो कंठोष्ठ्य की अगर बात की जाए तो कंठोष्ठ्य में क्या क्या आते हैं आपके? कंठोष्ठ्य में आते हैं आपके औ और औ। ठीक है, ओ और आपका औ। तो यहाँ पे
आंसर क्या है इसका? कंठतालव्य। ए पूछा है तो ए का उच्चारण स्थान क्या है आपका? कंठतालव्य है। ठीक है, क्योंकि दंत्य में आपके क्या कहते हैं? तय वर्ग आता है और लय और स आते हैं। ठीक है, कंठोष्ठ्य में ओ और औ आते हैं। तालव्य की अगर बात की तो च वर्ग आता है और आपका य स ई दोनों ई आती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी में केवल घुमा फिरा के पूछता है। जितना भी करा रहा हूँ सारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर करा रहा हूँ। पूरी आपके वर्णमाला का चैप्टर में इसी आधार पर आपका कल की क्लास में इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो कल की में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका ये, फिर उससे अगला चैप्टर कराएंगे। ठीक है, अगला चैप्टर जो रहेगा वो विराम चिन्ह के बारे में बताऊंगा, कि जिससे आपको विराम चिन्ह के बारे में समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे इससे अगले टॉपिक के साथ कल। जब तक के लिए धन्यवाद।